हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे रीड लेवल 2 साइंस के लिए, जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक प्रारूपिक पादप कोशिका में केंद्र की स्थिति होती है। मतलब ये हमसे पूछे कि एक प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, केंद्रीय, आधारीय, परिधीय और कहीं भी। तो अगर मान लो ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में बीच में तो क्या प्रेजेंट होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो केंद्रक होता है वो परिधीय चला जाता है। तो इसका आंसर आएगा परिधीय, क्योंकि बीच में वैक्यूल के प्रेजेंट होने की वजह से जो केंद्रक होता है वो परिधि की तरफ चला जाता है। तो प्रारूपिक पादप कोशिका में जो केंद्रक की स्थिति आएगी वो आएगी परिधीय। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिका को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। इसमें हमसे पूछा गया कि पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है, कौन से सेल ऑर्गेनल को कहा जाता है। तो कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इसका आंसर क्या जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और जो केंद्रक है इसे सेल का ब्रेन कहा जाता है। केंद्रक को हम सेल का मस्तिष्क या सेल का ब्रेन कह सकते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस इज, मतलब हमसे माइटोसिस की लॉन्गेस्ट स्टेज पूछी गई है। माइटोसिस को हिंदी में बोलेंगे समसूत्री विभाजन। जो समसूत्री विभाजन में हम देखें, जो केंद्रक विभाजन है वो 4 स्टेज में होता है। केंद्रक विभाजन कितने स्टेज में होता है, 4 में। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो इसमें जो सबसे लंबी प्रावस्था होती है वो होती है प्रोफेज। तो इसका आंसर जाएगा प्रोफेज जो है वो कोशिका विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था होती है समसूत्री में। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन यानी परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। इंग्लिश में देखें तो फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग को भारत में कब लागू किया गया था, 1951 में। तो इसको हमें साल याद रखना है कि भारत में फैमिली प्लानिंग की जो शुरुआत है वो 1951 में हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सपोर्ट्स प्रेगनेंसी। मतलब कि हिंदी में देखें तो प्रसवता यानी प्रेगनेंसी में कौन सा हार्मोन हमें बोल सकते हैं सपोर्ट करता है। तो इसका आंसर जाएगा प्रोजेस्टेरोन, जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। अगर हम इंसुलिन को देखें तो इंसुलिन हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। मेलेटोनिन जो है हमारे शरीर के या फिर हम बोल सकते हैं कि रंग के लिए उत्तरदायी होता है। और एड्रेनलिन में क्या आ जाएगा, एड्रेनलिन में आ जाएगा एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। इसे हम संकटकालीन हार्मोन भी बोलते हैं। एड्रेनलिन को संकटकालीन हार्मोन भी बोला जाता है। पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया प्रेगनेंसी हार्मोन, तो इसका आंसर जाएगा प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। कि खरीफ की फसल का निम्न में से उदाहरण कौन सा नहीं है, कपास, सोयाबीन, मक्का या मटर। तो इसका आंसर जाएगा मटर। ये रबी की फसल है, जो मटर है वो रबी की फसल है। और इसमें से कपास, मक्का और सोयाबीन जो है वो खरीफ की फसल है। कुछ रबी की फसल आप और भी ध्यान रखते हो, जैसे चना हो गया, गेहूं हो गया, ये भी रबी की फसल के उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन सी रबी की फसल है और कौन सी खरीफ की फसल है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अभी एक पेडागोजी का बीच में क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अ साइंटिफिक टीचिंग मेथड। साइंटिफिक टीचिंग मेथड कौन सा नहीं है, कहानी विधि, मनोदैहिक विधि, मूल्यांकन विधि या प्रश्नावली विधि। तो इसका आंसर जाएगा कहानी विधि। कहानी विधि जो है वो टीचिंग का एक साइंटिफिक मेथड नहीं है। दिस इज नॉट अ साइंटिफिक मेथड ऑफ टीचिंग। तो इसका आंसर क्या जाएगा, कहानी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायरल डिजीज इज, इसमें से पूछा गया कि कौन सी ऐसी डिजीज है जो वायरल है। वायरल है मतलब जो विषाणु के द्वारा होती है, या फिर हम बोल सकते हैं वायरस के द्वारा होती है। ऑप्शन है पोलियो, प्लेग, कोलेरा और टाइफाइड। जो टाइफाइड है वो तो होता है बैक्टीरिया से, साल्मोनेला टाइफी से। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। कोलेरा विब्रियो कोलेरी जीवाणु से होता है, जिसे हम हैजा भी बोलते हैं। प्लेग यार्सिनिया पेस्टिस जीवाणु से होता है। पर जो पोलियो है वो एक वायरस जनित रोग है। तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें जो वायरस जनित रोग है वो कौन सा है, पोलियो है। और जो बाकी 3 एग्जाम्पल दिए हुए हमें वो जीवाणु जनित रोग के एग्जाम्पल हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे क्या पूछा गया, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी इज नॉट कॉजेज, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी इन फूड कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज। मतलब किस की कमी से हमारे भोजन में रतौंधी रोग होता है, जिसे इंग्लिश में हम बोलेंगे नाइट ब्लाइंडनेस। तो वो होता है विटामिन ए की कमी से। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर और मैरास्मस रोग होते हैं।
विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों से खून आने लग जाता है। तो इसमें हमसे विटामिन ए की कमी से पूछा गया है, तो इसमें रोतोंदी रोग हो जाएगा जो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र है। द सिस्टम अफेक्टेड बाय एड्स डिजीज इज, मतलब एड्स से कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या प्रतिरक्षा तंत्र? तो इसका आंसर जाएगा प्रतिरक्षा तंत्र। जो एड्स में है, जो वायरस, कौन सा वायरस करता है हमें इफेक्ट? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसकी फुल फॉर्म है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और प्रतिरक्षा तंत्र में ये T4 हेल्पर सेल, T4 हेल्पर सेल पे ये क्या करता है, हम बोल सकते हैं कि इनको नष्ट करता है। और हमें ध्यान रखना है एड्स का पूरा नाम भी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक फिजिक्स से क्वेश्चन है, न्यूटन के नियम से क्वेश्चन पूछा गया है। टू एवरी एक्शन देयर इज ए ऑलवेज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, द स्टेटमेंट इज नोन एज, कि मतलब हर क्रिया की सदैव विपरीत क्रिया होती है, इस कथन को कहेंगे न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जाएगा न्यूटन का तृतीय नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोला जाता है। न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोला जाता है, जिसमें एक क्रिया के समान सदैव विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज, मतलब कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? बल, गति, शक्ति या ऊर्जा? तो कार्य करने की दर यानी W/T, यहाँ पे W वर्क हो गया, T टाइम हो गया, इसको हम कहेंगे शक्ति यानी पावर। तो इसका फॉर्मूला ये है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें क्या कह रहा है, ऊष्मा से रिलेटेड है। ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसमिशन डज नॉट रिक्वायर एन एनी मीडियम, मतलब किसमें भी मीडियम नहीं चाहिए। तो इसका आंसर जाएगा विकिरण। फर्स्ट ऑप्शन ही दिया हुआ है में विकिरण। अब हम कुछ इनसे देख लेते हैं, इनके से रिलेटेड बातें कि क्या होती है ऊष्मा संचरण की विधि। ऊष्मा संचरण की विधि होता है कि ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करना, यानी ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहना हम बोल सकते हैं। तो विकिरण जो है उसमें किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और जो सूर्य से हमारे पास किरणें पहुंचती है ना, ऊष्मा पहुंचती है, वो विकिरण के माध्यम से ही पहुंचती है, क्योंकि सूर्य और हम बोल सकते हैं हमारी पृथ्वी के बीच में निर्वात आता है। तो निर्वात में किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं है, तो अगर माध्यम नहीं है तो सूर्य की ऊष्मा कैसे संचित होगी वहाँ पे? तो वहाँ पे विकिरण विधि से ऊष्मा संचित होती है, जिससे कि हमारे पास ऊष्मा पहुँचती है सूर्य की। चालन ठोसों में मिलेगा हमें, और जो संवहन की प्रक्रिया है वो द्रव तथा गैसों में पाई जाती है। और विसरण तो हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो हम बोल सकते हैं पदार्थ होता है या फिर जो विलायक के कण होते हैं वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विकिरण, जिसमें किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक, मतलब विच द इंक्रीज ऑफ प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट आएगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेनिंग अनचेंज्ड, मतलब कोई इफेक्ट नहीं आएगा, या फिर अनोनतीज? तो इसका आंसर जाएगा बढ़ता है। जब हम पानी के क्वथनांक को देखें तो जब हम दाब वृद्धि करेंगे तो इसके साथ में पानी का क्वथनांक भी क्या होगा? बढ़ेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन इज फाउंड इन, सब्लिमेशन यानी उद्रवपातन, उद्रवपातन का गुण किस में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड में, कैल्शियम क्लोराइड में, अमोनियम क्लोराइड में या मैग्नीशियम क्लोराइड में? तो इसका आंसर जाएगा अमोनियम क्लोराइड में। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला जाएगा NH4Cl, जिसे हम बोलते हैं नौसाधर। उद्रवपातन होता क्या है? उद्रवपातन होता है ठोस का द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे ही गैस में बदलना, क्या कहलाता है? उद्रवपातन कहलाता है। कपूर तो देखा होगा सभी ने, जो कपूर होता है ना वो भी उद्रवपातन का ही गुण पाया जाता है उसी में, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में कैम्फर। तो यहाँ पे अगर कपूर होता ऑप्शन तो वो भी सही होता, पर यहाँ पे हमें दिया हुआ है अमोनियम क्लोराइड, जिसे हम नौसाधर बोलते हैं, तो वो सही हो जाएगा ऑप्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है। हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम वाटर इज, अगर हमें पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो हमें जो ऊष्मा रिक्वायर्ड होगी ना उसे हम बोलेंगे 1000 कैलोरी। कितनी कैलोरी ऊष्मा रिक्वायर्ड होगी उसके लिए? 1000 कैलोरी ऊष्मा रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस इज,
एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। किससे पूछा गया? उत्तल से। तो उत्तल कैसा होता है? अगर मैं इसके कौन सी साइड में पॉलिश कर दूं, अगर मैं इसके अंदर वाली साइड पॉलिश कर दूं ना, तो यहाँ से जो किरण आएगी ना, वो कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स। इसमें जो सॉरी प्रतिबिंब बनता है ना, वो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा या सीधा बनेगा? वास्तविक एवं सीधा, आभासी एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होगा? आभासी होगा और सीधा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घुमाव कौन होगा? मान लो ये कोई क्या है? दर्पण है। इस पे अगर कोई किरण है जो थीटा कोण से आ रही है, तो जो परावर्तित किरण होगी, अगर मैं दर्पण को थीटा कोण से घुमा दूं तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाएगी? 2 थीटा कोण से। कितने कोण से घूम जाएगी? 2 थीटा कोण से, अगर मैं दर्पण को थीटा कोण से घुमा दूं तो मैं ध्यान रखना कि इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दूरदृष्टि दोष के मरीज को चश्मा दिया जाता है, इंग्लिश में बोले तो हाइपरमेट्रोपिया। अगर कोई व्यक्ति है जो हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि रोग से ग्रसित है, तो उसे कौन सा चश्मा देंगे? उत्तल। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, निकट और दूर। इन दोनों में बड़ा शब्द कौन सा है? निकट पड़ा है ना, तो यहाँ पे जो शब्द आएगा ना वो भी बड़ा आएगा, यानी अवतल। ठीक है, यहाँ पे अवतल का चश्मा देंगे, और यहाँ पे दूर में शब्द छोटा है तो आ जाएगा उत्तल। तो यहाँ पे कौन सा लेंस का चश्मा देंगे? उत्तल का। और अवतल में अवतल किस में देंगे? निकट दृष्टि दोष में। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो दूरदृष्टि दोष के लिए हमसे पूछा गया, तो हम इसका आंसर क्या देंगे? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमार्जक जटिल लवण है। डिटर्जेंट इज कॉम्प्लेक्स सोल्ट ऑफ, मतलब किसके जटिल लवण होते हैं? सोडियम के, कैल्शियम, कार्बन या मैग्नीशियम। तो इसका आंसर जाएगा जो अपमार्जक होते हैं यानी जो डिटर्जेंट होते हैं वो सोडियम लवण होते हैं। वो लवण होते हैं किसके? सोडियम के। डिटर्जेंट जो है वो कठिन वाटर या फिर हम बोले कठोर वाटर में भी झाग देता है, पर जो साबुन होता है ना वो कठोर वाटर में झाग नहीं देता। तो ये किसके लवण होते हैं? सोडियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेक्स्ट एवं तस्वीरों को भेजने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? डिवाइस यूज टू सेंड टेक्स्ट एंड पिक्चर। हमें टेक्स्ट और पिक्चर को भेजना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? टेलीप्रिंटर, टेलेक्स, फैक्स या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर जाएगा फैक्स। मतलब टेक्स्ट और तस्वीरों को भेजने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे हम बोलेंगे फैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्न में से किन गैसों मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ गैसेज आर यूज टू वेल्डिंग ऑफ मेटल। मतलब हमें वेल्डिंग करनी है धातुओं की, तो उसके लिए हम कौन सी गैस के मिश्रण का प्रयोग करेंगे? ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। ऑक्सीजन यानी O2 और एसिटिलीन को हम बोल सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इन गैस का प्रयोग किया जाता है धातुओं की वेल्डिंग के लिए। नाउ द सिंबल ऑफ टंगस्टन एलिमेंट इज, मतलब टंगस्टन का सिंबल कौन सा है? तो हमसे पूछा गया टंगस्टन का सिंबल कौन सा है? हाइड्रोजन, सॉरी ऊपर वाला, टंगस्टन तत्व का संकेताक्षर W, Ti, Te या Tm। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा W। टंगस्टन को हम किससे शो करते हैं? W से शो करते हैं। और इसमें जो बच गया ऑप्शन हमारे पास Ti, ये आ जाएगा टाइटेनियम के लिए, Te टेल्यूरियम के लिए, और Tm का तो कोई होता ही नहीं संकेत, तो W जाएगा। टंगस्टन का प्रतीक क्या जाएगा? W। आगे देखते हैं हम, विषम उष्णता के लिए जिम्मेदार गैस है। विषम उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए गैस कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है? CO2, H2, NO2 या SO2। तो इसका आंसर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस भी है एक। ठीक है, तो विषम उष्णता के लिए यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस जिम्मेदार है वो आएगी CO2। आगे क्वेश्चन देखते हैं, द एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू। एटॉमिक नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे? परमाणु क्रमांक। जो परमाणु क्रमांक, मान लो कोई एलिमेंट है, इसको मैंने लिखा X, Z और A। ठीक है, ये तो X हो गया कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है, और Z क्या आ जाएगा? परमाणु क्रमांक, यानी यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जो परमाणु क्रमांक होता है ना वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। और जो परमाणु द्रव्यमान आएगा यानी क्या आएगा? जो मास आएगा जिसे हम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, वो क्या आएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमें एटॉमिक नंबर पूछा हुआ है, तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आगे देखते हैं, अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति होती है। अल्ट्रासाउंड की जो आवृत्ति होती है वो होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। जो पराश्रव्य ध्वनि होती है, जो पराश्रव्य ध्वनि होती है जिसको
जो हम बोल सकते हैं मनुष्य नहीं सुन सकता, जो मनुष्य होता है ना वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज यानी 20 के हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। तो जो इससे 20 के हर्ट्ज से ज़्यादा की जो ध्वनि आएगी ना उसे मनुष्य नहीं सुन सकता, वो ही अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति होती है। तो हमें यहाँ पे पूछा गया अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति, तो इसका जाएगा 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। तारतम्य यानी पिच, अगर इंग्लिश में देखें तो क्या बोलेंगे, पिच ऑफ साउंड्स डिपेंड्स ऑन। जो ध्वनि का तारतम्य है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। और जो अगर हमसे पूछ लें जो ध्वनि की तीव्रता पे निर्भर क्या करता है, तो आयाम आ जाएगा, आयाम से रिलेटेड आ जाएगा यहाँ पे। ये तो है क्या पिच, और यहाँ से अगर अपने से क्या पूछ लेता, लाउडनेस पूछ लेता अगर ध्वनि के, तो वो किस पे निर्भर करता है, लाउडनेस निर्भर करता है तीव्रता या आयाम पे, और जो ध्वनि का तारतम्य यानी पिच है वो निर्भर करता है आवृत्ति पे। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कहलाती है। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एंड गिवन एरिया इज नोन एज। तो उसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स। जो हम सूत्र भी लिखते हैं ना कई बराबर, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो ये क्या आ जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे। तो जो चुंबकीय रेखाएं गुजरती है किसी भी क्षेत्र से, उसे हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय फ्लक्स बोलेंगे। ये देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है। इसमें क्या बोला गया, देखो ये बल्ब, जो बल्ब है उसके हमें बताया गया कि वो कितने वाट का है, 100 वाट का है, और जो वोल्टेज आ रहा है उसमें कितना है, 200 वोल्टेज आ रहा है, मतलब 200 वोल्ट आ रहा है उसमें। ये बल्ब इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज ऑफ 60 वोल्ट। कितने वोल्ट से कनेक्ट किया गया उसको, 160 वोल्ट से कनेक्ट किया गया। द पावर डिस्पर्शन इज, तो यहाँ पे क्या पूछा गया हमसे, पावर को पूछा गया कितनी शक्ति का ह्रास होगा, कितनी पावर का डिस्पेशन होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो P बराबर क्या होता है, VI होता है, ठीक है। ये पावर का फॉर्मूला है, ये शक्ति हो गई, ये वोल्टेज आ गया, और यहाँ पे ये एम्पियर धारा आ गई। तो V इज इक्वल टू आई आर, हमें ओम के नियम से पता है, तो मैं I इज इक्वल टू क्या लिखूंगी, V बाई आर। तो I की जगह V बाई आर लिखूंगी, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा V इंटू में V बाई आर, तो ये आ जाएगा V स्केयर बाई आर। तो इसमें हमसे फॉर्मूला बन गया P का। अगर यहाँ पे देखें तो P इज इक्वल टू V स्केयर बाई आर, ये स्केयर लगा हुआ, ठीक है। उसके बाद में हमसे क्या पूछा है कि शक्ति का ह्रास कितना होगा। तो सबसे शक्ति का ह्रास किसकी वजह से होगा, रेजिस्टेंस की वजह से होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे कि जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कितना है। अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूं यानी इसका प्रतिरोध निकालूं, तो V स्केयर बटे में P आ जाएगा, और V कितना दिया हुआ है, 200 गुना में 200। अगर मैं यहाँ पे मान रखूँ, वैल्यू पुट करूँ, तो R निकालने मुझे, R मैंने यहाँ पे भेज दिया, तो P यहाँ पे आ जाएगा यानी 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, तो R कितना आ गया मेरे पास, 400 ओम आ गया, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस आएगा उसकी वजह से मेरे पास शक्ति ह्रास होगा। अब मुझसे पूछा क्या है, यहाँ से पावर पूछी है, तो पावर का फॉर्मूला ऊपर मैंने लिखा P बराबर V स्केयर बटे में R। हम शक्ति दे कितनी रहे हैं, बल्ब को कितने वोल्ट से जोड़ा गया, 160 गुना 160 बटे में R कितना आ जाएगा, अभी निकाला हमने 400। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, और 16 चुके 4 चुके 16, तो ये 16 चुके कितना आ जाएगा, 64। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 64 वाट। ये समझ में आएगा कि हमसे शक्ति ह्रास पूछे, तो शक्ति ह्रास किसके कारण होगा, जो बल्ब में प्रतिरोध है उसके कारण तो शक्ति ह्रास होगा। तो सबसे पहले हमने जो हमें डाटा दिया हुआ उससे हमने बल्ब का प्रतिरोध निकाल लिया, R निकाल लिया। फिर R जब हमारे पास आ गया तो हमसे शक्ति ह्रास पूछे, तो शक्ति के फॉर्मूले में V स्क्वायर बटे R में हमने R का मान रख दिया, और V हमें दिया था 160 वोल्ट, तो उससे हमने शक्ति ह्रास निकाल लिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन देखो, 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, 1 किलोवाट घंटा। पहले देखो शक्ति बराबर क्या होता है, P बराबर W बटे T। P के यहाँ पे शक्ति, W के कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और टाइम का जाएगा सेकंड, और जो पावर होता है उसका मात्रक क्या होता है, वाट। अगर मैं सेकंड को यहाँ पे लिख दूँ, वाट इंटू सेकेंड किसके बराबर आ जाएगा, जूल के बराबर। तो वाट इंटू सेकेंड, अगर मैं इसको क्या करूँ, सेकेंड को मैं किस में लिख सकती हूँ, घंटे में भी लिख सकती हूँ, क्योंकि समय का मात्रक घंटा भी होता है एम केस में अगर हम देखें तो। और वाट को मैं किस में लिख सकती हूँ, 1 किलो वाट भी मान सकती हूँ मैं इसको। अगर मैंने इसको 1 किलो वाट लिख दिया, तो ये मात्र किसके बराबर आ रहा है, जूल। जूल किसका मात्रक आ जाएगा, एनर्जी का, या फिर हम इसको कार्य भी बोल सकते हैं, पर यहाँ पे क्योंकि कार्य और एनर्जी एक दूसरे के हम बोल सकते हैं कि समान ही होते हैं, तो यहाँ पे जूल और इसका मात्रक क्या आ जाएगा, ऊर्जा का। यहाँ पे कार्य दिया होता तो हम कार्य भी इसको यहाँ पे लिख सकते थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर विद्युत वाहक बल E नोट है, तो वर्ग माध्य मूल विद्युत वाहक बल कितना होगा। हमसे क्या पूछे, वर्ग माध्य मूल मान पूछे ना, तो वर्ग माध्य मूल मान निकलता है, अगर हमें E नोट दिया हुआ है तो E नोट बटा √2 होता है, वो उसका क्या होता है, वर्ग
माध्यम मूलमान यानी रूट मीन स्क्वायर ईएमएफ होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नाभि का परमाणु क्रमांक बराबर होता है। नाभि का परमाणु क्रमांक अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमसे परमाणु क्रमांक पूछा है, तो वो जेड एक्स ए अगर हम लिखे हैं तो ये जेड क्या है, परमाणु क्रमांक की है, और ये किसके बराबर होता है, प्रोटोनों की संख्या के। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा कि जो नाभि का परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटोनों की संख्या के बराबर होता है। अब आगे देखो, एक प्रयोगशाला में आगे क्या दिया हुआ क्वेश्चन देखते हैं। If acid burn occurs in the laboratory, then wash with plenty of water and before putting Vaseline, which of the following first acts should be performed? मान लो कि अगर किसी को क्या लग गई, प्रयोगशाला में अम्ल से जलन हो गई, फिर उसने पानी से उसे धो लिया, फिर वैसलीन लगाने से पूर्व क्या करना चाहिए? अगर अम्ल गिर गया है, उसको अगर उससे जलन हो रही है तो अम्ल को उदासीन कौन करेगा? क्षार। अगर मैं अम्ल में क्षार मिला दूं तो वो उदासीन हो जाएगी, तो वहाँ पे जलन नहीं होगी। तो इस ऑप्शन में हमें ऐसा देखना है जिसमें क्षार दिया हो। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से पुनः पानी से धोना। सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। और अगर हम देखें तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ ना, ये इसमें ही हमें क्षार दिया हुआ है। नींबू का रस, नींबू के रस में क्या आता है? सिट्रिक एसिड होता है खट्टे फलों में, और एसिटिक एसिड दिया हुआ है। ये दोनों तो एसिड है, अगर हम एसिड लगाएंगे तो उससे तो ज़्यादा जलन होगी वहाँ पे। और साधारण नमक यानी NaCl, NaCl एक लवण है, अम्ल और क्षार मिलकर लवण बना लेंगे वहाँ पे, बट हमें लगाना क्या पड़ेगा? क्षार। तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना, वही सही होगा। आगे देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केंचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे कहते हैं जल जीवशाला। जल जीवशाला तो हम बोलेंगे कि जैसे जलीय जंतुओं के लिए होगी, जैसे मान लो मछली होगी, और दीमक और मक्खी तो जल में रहते नहीं, तो ये तो नहीं आएगा। संग्रहालय यानी म्यूजियम, म्यूजियम भी नहीं आएगा। इसका क्या जाएगा? टेरेरियम, ऑप्शन नंबर सी। वन, वन में तो उनके स्वभाव के अनुसार, वन में हम उनको पालेंगे, वो तो वहीं पे होंगे ही नेचुरली। अगर हमें पालना है उनके स्वभाव के अनुसार, तो उससे हम क्या बोलेंगे? टेरेरियम बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें हमसे क्या पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। शिक्षा कार्यक्रम में उद्देश्य दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हम कोई भी अगर हम बोलते हैं कि अगर हम लेसन प्लानिंग भी बनाते हैं ना बीएड में, तो उससे पहले हम लेसन प्लानिंग से पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि बच्चा इसे क्या सीखेगा। तो ये हमें दिशा निर्देश देता है कि हमें अपनी लेसन प्लानिंग को कैसे बनाना है। तो ठीक है, ये केवल विद्यार्थी कार्यक्रम द्वारा उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते। एम्स कुड नॉट बी अचीव्ड बाय ओनली स्कूल प्रोग्राम्स, ठीक है। स्कूल प्रोग्राम से केवल, मतलब यहाँ पे आ गया ना कि केवल विद्यार्थी, तो सही है, वो अपने घर से भी कुछ चीज़ें सीखते हैं। अगर वो खेल के मैदान में खेलेगा तो भी कुछ चीज़ें सीखेगा। केवल विद्यालय ने जो प्रोग्राम डिसाइड की है उसी से ही वो नहीं सीखता, वो अपने, हम बोल सकते हैं अनौपचारिक तरीके से भी बहुत कुछ चीज़ें सीख लेते हैं, उद्देश्य प्राप्त कर लेता है अपने। तो ये भी ठीक है, प्राप्य उद्देश्य विद्यालय कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य समान होते हैं, ये गलत आ जाएगा। ये दोनों जो उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य होते हैं वो समान नहीं होते, और ये बोल रहे हैं समान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसने हमसे पूछे सही नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे एवं जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें कहते हैं। सम ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। अब देखो ये क्या बोलते हैं, वो प्लांट को भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं। तो उन्हें क्या बोलेंगे? सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी या परभक्षी। तो इसका आंसर जाएगा सर्वाहारी, ओमनिवोरस। मनुष्य भी तो एक ओमनिवोरस ही है ना, ह्यूमन इज ए ओमनिवोरस एनिमल। क्यों? क्योंकि हम पेड़ पौधे भी खाते हैं। कुछ पता होगा आपको, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन। तो इसमें सर्वाहारी आएगा। मांसाहारी क्या होंगे? जो सिर्फ मांस को खाएंगे। शाकाहारी जो सिर्फ क्या करेंगे? पेड़ पौधों को ही खाएंगे। और परभक्षित होता है कि जो दूसरे जीव को मार के खाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? सर्वाहारी जाएगा, कि जो एनिमल्स को भी खा सकते हैं और प्लांट्स को भी खा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ह्यूमन को ले सकते हो, ह्यूमन एक सर्वाहारी प्राणी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेनिसिलियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मतलब पेनिसिलिन को किससे प्राप्त किया गया था? वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया या एल्गी। विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल। तो कवक आएगा। पेनिसिलिन को प्राप्त किसने किया था? सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक है ये पेनिसिलियम नोटेटम। कवक का नाम भी आप याद रख सकते हो, पेनिसिलियम नोटेटम
नामक कवक से यानी फंजाई से इसे प्राप्त किया गया था। और किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सबसे पहली खोजी गई एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। मेंढक के लार्वा का वयस्क में रूपांतरण को कायंतन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे। कि जब लार्वा से क्या कर रहा है, वो अडल्ट स्टेज में जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फोसिस, यानी हिंदी में कायंतन। ठीक है, कायंतन का नियमन होता है, मतलब इसको रेगुलेट कौन करता है? तो इसको करता है थायरोक्सिन हार्मोन। अगर आप मान लो कोई अगर पानी है, उसमें जब टैडपोल पड़ा है तो वो एडल्ट बन रहा है, अगर उस पानी में आयोडीन की कमी हो जाए ना, तो मेटामॉर्फोसिस की क्रिया नहीं होगी। और आयोडीन किस में मिलता है? थायरोक्सिन हार्मोन से। मतलब थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए भी आयोडीन चाहिए, और थायरोक्सिन जो है वो मेटामॉर्फोसिस की क्रिया को रेगुलेट करता है। क्योंकि पानी में अगर आयोडीन कम है तो थायरोक्सिन नहीं बनेगा, थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो लार्वा का कायंतरण नहीं होगा, यानी वहाँ पे मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थायरोक्सिन हार्मोन। आगे देखते हैं। समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जमा ईंधन को कहते हैं? क्लेथरेट, यूरेनियम, थोरियम, सेल्यूलोज। समुद्र की तलहटी में फ्यूल डिपॉजिट इन लार्ज क्वांटिटी अंडर द ओशियन सी बेड इज नोन एज। इसको बोलेंगे क्लेथरेट। यूरेनियम तो क्या है? एक हम बोल सकते हैं नाभिकीय, न्यूक्लियर ईंधन बोल सकते हैं इसे, न्यूक्लियर ईंधन, नाभिकीय ईंधन। और सेल्यूलोज तो कोई ईंधन नहीं है। सेल्यूलोज तो क्या है? प्लांट सेल वॉल में पाए जाते हैं। जो पादपों की कोशिका भित्ति होती है ना, उसका मेन कंपोनेंट होता है कौन? प्लांट सेल वॉल। तो यहाँ पे प्लांट सेल वॉल का मेन कंपोनेंट होता है सेल्यूलोज, जो ग्लूकोज का बहुलक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा? क्लेथरेट यौगिक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु 50 डिग्री कोण पर रखे गए दो समतल दर्पणों के मध्य रखी गई है। समतल दर्पण में वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? यानी मान लो कोई के दो समतल दर्पण है, उसमें 50 डिग्री के एंगल पे क्या रख दी? कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो कितने उसे प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बाय एन। यहाँ पे जो एन होता है ना, वो एंगल जो गिवन होता है ना, वो होता है। तो 360 बाई 50 दिया ना, करेंगे तो इससे काटेंगे तो 5 7 या 35, ऑलमोस्ट 7 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। तो 7 पॉइंट समथिंग के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन क्या देखा? D7 आ जाएगा। इसमें हमें एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो मेरी वैल्यू है ना, ये विषम आई है, यानी ओड नंबर में आई है। अगर यहीं पे मेरी वैल्यू अगर ये इवन में आती ना, इवन में आती यानी सम संख्या में आती, जैसे मान लो इसका आंसर तो 7 हो गया, आपको समझ में आ गया। मैं कुछ और चीज़ बता रही हूँ कि मान लो 360 बटे मैं अगर 60 डिग्री कर दूँ, अगर 60 डिग्री के कोण पे रखा हो, तो यहाँ पे मेरे पास कितने आएंगे? 6 आएंगे ना। तो ये कैसी संख्या? सम संख्या है। तो उत्तर कभी भी सम नहीं देना, इसमें से एक माइनस करके देना है, यानी 5 प्रतिबिंब बनेंगे, हमें ऐसे बताना है। ठीक है, पर यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी विषम में आ रहा है, तो विषम में तो हमें जो उत्तर आता है वही बताना होता है। तो यहाँ पे हम 7 कर देंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या, अगर मैं वैसे लिखूं, यहाँ पे जेड लिखूं, यहाँ पे लिखूं, तो परमाणु क्रमांक यानी जेड मुझे कितना दिया हुआ है? परमाणु क्रमांक दिया 98, यानी ये एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। और एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है मुझे? 251 दिया हुआ है। ठीक है, द्रव्यमान इतना दिया हुआ है और परमाणु क्रमांक कितना दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी निकालना है मुझे, प्रोटॉन भी निकालना है और न्यूट्रॉन भी निकालना है। अगर कोई भी उदासीन स्पीशीज है, अगर मुझे उदासीन स्पीशीज दिए, तो इसमें जो ये प्रोटॉन होंगे ना, उतने ही बराबर होंगे इलेक्ट्रॉन के। तो इलेक्ट्रॉन भी मेरे पास 98 आ जाएंगे, प्रोटॉन भी 98 आ जाएंगे। और जो मेरे पास न्यूट्रॉन निकलेंगे, वो कैसे निकलेंगे? न्यूट्रॉन निकालने के लिए मुझे जो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या ये जो ए है, वो किसके बराबर आएगा? 251 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन मेरे पास कितने हैं? 98, और बराबर क्या जाएगा? 251। और यहाँ पे न्यूट्रॉन तो है ही। अब न्यूट्रॉन निकालने के लिए मैं इसमें से माइनस कर सकती हूँ, 251 माइनस 98, तो ऑलमोस्ट कितना आएगा? 153 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा कि अगर कोई न्यूट्रल स्पीशीज या उदासीन स्पीशीज है, तो उसमें जो परमाणु क्रमांक होगा वही इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा और वही प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या हमने 98 लिख दी। उसके बाद में हमें न्यूट्रॉन निकालनी है। तो जो द्रव्यमान संख्या होती है, जो ए, अगर ए बोलूँ मैं द्रव्यमान संख्या, वो किसके बराबर होती है? ए बराबर होता है पी प्लस एन के। ठीक है, तो यहाँ पे पी प्रोटोनों की संख्या, ए द्रव्यमान संख्या, एन न्यूट्रॉन की संख्या है। तो एन का फॉर्मूला बन जाएगा ना ए माइनस पी। तो यहाँ पे ए और पी का मान रख के हम अपना उत्तर निकाल सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
फिल्म एवं नाटक के मंच पर कृत्रिम धुआं अथवा बादल दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। कभी देखा होगा स्टेज पे जब होता है तो कई बार वो धुआं धुआं सा आ जाता है, तो वो जो धुआं धुआं सा आता है ना, वो लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। तो ये सीधा ही हमें ध्यान रखना है कि जो धुआं आता है स्टेज वगैरह पे, जो बादल बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से बनते हैं। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने में काम में लिया जाता है। कोक, पैराफिन, बिटुमिन, नेफ्थलीन। तो इसका आंसर जाएगा बिटुमिन। जो बिटुमिन है, जब हम पेट्रोलियम का क्या करते हैं, शोधन करते हैं ना पेट्रोलियम का, तो उसमें हमें बिटुमिन बनता है, और जो बिटुमिन है ना वो सड़क बनाने में काम में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये आगे पेडागोजी से क्वेश्चन मान सकते हो आप, ये डेफिनेशन है और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है एग्जाम में। विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे शरीर में घटित घटना एवं वृत्तांत का अनुसंधान एवं व्याख्या करते हैं। यह परिभाषा किसने दी है, तो ये सीधा ही हमें ध्यान रखना है, जो परिभाषा दी हुई है वो जे जैकोब्सन ने दी है। किसने दी है डेफिनेशन, जे जैकोब्सन ने। आगे देखें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट चाइल्ड सेंटर मेथड। चाइल्ड सेंटर मेथड मतलब हमें बताना है कि नहीं है इसमें, जो बाल केंद्रित विधि है वो नहीं है। बाल केंद्रित विधि का मतलब है कि जिसमें बच्चा सेंटर में रहेगा, बच्चा एक्टिव रहेगा, जिसमें बच्चा क्रियाएं करेगा। लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंड लेबोरेटरी मेथड। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ना हमारा, व्याख्यान विधि, वही हो जाएगा। क्योंकि व्याख्यान में क्या होता है, टीचर क्लास में जाता है, वो लेक्चर देता है, और जो स्टूडेंट रहता है ना वो चुपचाप बैठा रहता है, सुनता रहता है, तो वहाँ पे ना वो एक्टिव नहीं होता। इस मेथड में टीचर एक्टिव होते हैं, बट जब वो कोई प्रयोग करेगा, कोई प्रोजेक्ट बनाएगा, हम उसको लैब में लेके जाके कोई एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, तो वहाँ पे बच्चा खुद भी एक्टिव रहेगा। तो हमें जो बेसिकली देखा जाए तो जो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होते हैं वो पढ़ाने के अच्छे मेथड होते हैं, क्योंकि उसमें बच्चा एक्टिव रह के चीज़ों को सीखता है। तो इसमें हमसे पूछे नहीं है, तो नहीं है, हम एग्जाम ऑप्शन क्या चला जाएगा हमारा, व्याख्यान विधि। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट पद्धति का दोष नहीं है। अब यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन डीमेरिट ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। अगर वो उसका डीमेरिट नहीं है तो मतलब मेरिट है। समझ में आ रही बात, अगर डीमेरिट नहीं है तो मेरिट है, यानी उसका दोष नहीं है तो उसका गुण है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे गुण देखना है कि कौन सा प्रोजेक्ट पद्धति का गुण है। शिक्षण अपूर्ण एवं विशृंखल, व्ययसाध्य पद्धति यानी खर्चा बहुत होता है, संदर्भ पुस्तक की उपलब्धता, या फिर वास्तविक जीवन से संबंधित। तो यही चला जाएगा। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि हम बच्चे को प्रोजेक्ट देते हैं जो उसके रियल लाइफ से भी जुड़ा हो सकता है, बच्चे को उस पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहते हैं। तो अगर उसके वास्तविक जीवन से संबंधित होगा तो वो उसको हम बोल सकते हैं कि अगर वास्तविक जीवन से संबंधित होगा तो उसमें बच्चा एक्टिव रहेगा। तो ये एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच भी मान सकते हैं। तो ये इसका दोष नहीं है, ये तो इसकी अच्छी बात है ना कि बच्चा इसमें एक्टिव रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा 4। अब इसमें जो हमने प्रोजेक्ट मेथड देखा था ना ऊपर, उसके कितने सोपान होते हैं पूछे, मतलब उसके स्टेप कितने होते हैं प्रोजेक्ट मेथड के। तो इसके हमें ध्यान रखना है कि जो उसके मेन पूछे हमसे, इसलिए मेन पूछे ना, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, 4 जाएगा। कि इसको जो मेन स्टेप होते हैं प्रोजेक्ट मेथड के वो होते हैं 4। उसके बाद में देखते हैं, ये कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन चल रहे हैं। निम्न में से कौन सा गुणात्मक परीक्षण नहीं है या गुणात्मक परीक्षा नहीं है। तो कौन सी नहीं है इसमें से गुणात्मक परीक्षा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है निरीक्षण, सेकंड रेटिंग स्केल, थर्ड जांच सूची एंड फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसमें जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो गुणात्मक नहीं होते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री है, यानी ऑडियो विजुअल एड। ऑडियो विजुअल एड वो ऐड होगा जिसमें हम देख भी सकेंगे और सुन भी सकेंगे। तो इसमें ऑप्शन थी डॉक्यूमेंट्री फिल्म, बुलेटिन बोर्ड, एपिडियोस्कोप एंड फ्लैनल बोर्ड। तो इसका जाएगा डॉक्यूमेंट्री फिल्म, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म होगी उसमें हम बच्चा देख भी सकता है और सुन भी सकता है। तो ये जो एग्जाम्पल होगा वो किसका होगा, ऑडियो विजुअल एड का एग्जाम्पल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिस्टी आर फाउंड इन विच ऑर्गेनल। कौन से सेल ऑर्गेनल में हमें क्रिस्टी देखने को मिलता है। गोल्जी इकाई, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो इसका आंसर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। डबल मेम्ब्रेन मतलब इसमें 2 झिल्लियाँ पाई जाती हैं। जो अंदर वाली झिल्ली होती है ना वो ऐसे अंदर फोल्ड बना लेती है, ये इनर मेम्ब्रेन ऐसे फोल्डेड हो जाती है अंदर, उसे क्या बोला जाता है, इन फोल्डेड को ही क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है। इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा कि क्रिस्टी कौन से सेल ऑर्गेनल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसका आंसर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। देन आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम।
कीटाहारी पादप कौन से हैं? यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट पूछे है। कस्कुटा, यूट्रिकुलेरिया, मोनाट्रापा, ओरोबैंकी। तो इसका आंसर जाएगा यूट्रिकुलेरिया। अब समझते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट होते क्या। इंसेक्टिवोरस प्लांट ना ऐसे प्लांट होते हैं जो ऐसी दलदली जगह में रहते हैं ना कि इनको नाइट्रोजन नहीं मिल पाता। तो ये इनके पास में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनके पास में क्लोरोफिल होता है, बट इनको नाइट्रोजन नहीं मिलता। इसलिए क्या करते हैं ये कुछ अपने आप ऐसे मॉडिफाई कर लेते हैं कि जब इनके पास में कोई कीट आता है ना तो उसको पकड़ लेते हैं, उसके बॉडी का नाइट्रोजन ही लेते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा यूट्रिकुलेरिया। और कस्कुटा भी याद रखना है, ये एक परजीवी पादप है। ठीक है, आगे हम देखते हैं ऑप्शन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सौर मंडल में लाल ग्रह कौन से, यानी रेड प्लैनेट पूछ रहे हैं हमसे कौन से, बुध, शुक्र, मंगल या शनि। तो इसका आंसर जाएगा मार्स। जो मंगल होता है ना उसे हम बोलते हैं रेड प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। और एक बात हमें और ध्यान रखनी है, शनि पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। शनि का जो है ना हम बोल सकते हैं घनत्व कम होता है, पानी से कम होता है घनत्व। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि शनि जो होता है ना अगर हम उसे पानी में डुबो दें तो वो पानी पर तैरता रहता है, क्यों। तो उसका आंसर जाएगा कि शनि का घनत्व कम होता है इसलिए वो पानी पे तैरता है। तो पर हमसे क्वेश्चन के पूछे लाल ग्रह कौन से है, तो हमें इसमें ऑप्शन देंगे सी। जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, लाल ग्रह है। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉट्स इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ, मतलब हमसे क्या पूछा गया, डॉट्स की शॉर्ट फॉर्म पूछी गई है। डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है कि डॉट्स की फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, विच फूड ग्रुप इज रिचेस्ट इन एनर्जी इन टर्म ऑफ किलो कैलोरी पर ग्राम। मतलब हमसे पूछा है कि कौन सा जो फूड है ना उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी किलो कैलोरी पर ग्राम में। तो हमें ध्यान रखना है जो फैट होती है ना उनमें हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, कितनी, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। जब हमारी बॉडी में हम फैट लेते हैं ना तो उससे हमें 9 किलो कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन से मिलती है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो बट फिर आप बोलोगे मैम हम कार्बोहाइड्रेट क्यों खाते हैं, फिर हम फैट ही क्यों नहीं खा लेते। तो जो फैट होती है ना उससे हमें एनर्जी मिलने में टाइम मिलता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं हम इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें हमसे पूछा सबसे ज़्यादा किससे मिलेगी, मैक्सिमम पूछा है। तो ऑप्शन देख लो जिसमें फैट हो, तो इसका ऑप्शन नंबर डी देखो, तेल, वसा, दृढ़ फल एवं तिलहन, यानी ऑयल और फैट, नट्स और ऑयल सीड बोल रहे हैं। तो ऑयल में क्या होगा, ऑयल वसा ही तो होती है, फैट ही तो होता है एक टाइप का। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ल्यूटिनकारी हार्मोन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इट स्टिमुलेट लीडिंग सेल्स टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, it is a neurohormone, it is secreted by graphene follicles, it does not show synergism with FSH। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट हो जाएगा कि यह लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पादन के लिए प्रेरित करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH, ये किस पे इफेक्ट करता है, लीडिंग सेल्स पे। और लीडिंग सेल्स को किस हार्मोन के लिए प्रेरित करता है, कौन से हार्मोन के लिए, उत्पादन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना वही सही चला जाएगा। देन आगे देखते हैं, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति कहलाती है। तो इसका आंसर जाएगा हेटेरोगेमी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है। ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन, कौन सा डोमेन बोलते हैं, अफेक्टिव डोमेन बोलते हैं। मेनली कनेक्टेड विद ज्ञान, अनुप्रयोग, अनुमूल्यन, बोध। तो इसका आएगा अनुमूल्यन। हमें पता है कि जो BS ब्लूम है ना उसने उद्देश्यों का क्या किया था, वर्गीकरण किया था, क्रियात्मक, भावात्मक एंड हम बोल सकते हैं कौन सा बचा है, क्रियात्मक, भावात्मक और ज्ञानात्मक में। जो ज्ञानात्मक मतलब हमारे जो दिमाग से रिलेटेड है, तो भावात्मक मतलब जो हमारे भाव से रिलेटेड है। तो इसमें जो ज्ञान, अनुप्रयोग और बोध दिया हुआ है ना ये तो कौन से पक्ष से रिलेटेड है, ज्ञानात्मक से। और इसमें फिर एक ही बच गया ऑप्शन जो भावात्मक से है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है, मतलब कौन सी विशेषता उत्तम परीक्षण की नहीं है, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, योजना, विभेदीकारिता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, रिलायबिलिटी, प्लानिंग, ऑब्जेक्टिविटी, डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका क्या जाएगा, प्लानिंग। विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकारिता तो किसी भी एक अच्छे टेस्ट में होनी चाहिए, बट योजना यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर
जो बी है वो सही चला जाएगा। प्रक्षेपी सामग्री का एक उदाहरण है। कौन सी सामग्री का पूछा है? प्रक्षेपी सामग्री का, यानी प्रोजेक्टेड टीचिंग एड कौन सा है यहाँ पे? बुलेटिन बोर्ड, चार्ट, ओवरहेड प्रोजेक्टर या फिर मॉडल। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिसे OHP भी बोलते हैं ना अपने, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा तापमान संभव नहीं है? -8 डिग्री फ़ारेनहाइट, -8 डिग्री सेंटीग्रेड, -8 K और -8 डिग्री रूमेनॉइड। तो इसमें आंसर क्या जाएगा? -8 K, क्योंकि जो केल्विन होता है ना उसमें टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकता। तो यहाँ पे क्या बोला? -8 K, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 1 जूल तुल्य होता है, हमसे क्या पूछा गया? 1 जूल किसके बराबर होता है? तो हमें ध्यान रखना है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, ठीक है। बट हम यहाँ पे 1 जूल निकालना है, तो 1 जूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/4.2 कैलोरी। तो ऑप्शन देख लो, 1/4.2 कैलोरी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक समतल दर्पण में 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? इसका हमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अगर हम जितनी हाइट की हमें ऑब्जेक्ट देखना है ना, उससे कम हाइट का हमें मिरर चाहिए, तो हम पूरा इमेज देख सकते हैं। मान लो अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, या फिर कोई भी, मान लो कोई बिल्डिंग है, उसकी जो हाइट है ना 5 मीटर है, अगर मुझे इसकी पूरी इमेज देखनी है तो मुझे कितने साइज का मिरर चाहिए? 2.5 मीटर का, क्योंकि मुझे इसकी आधी हाइट का मिरर चाहिए। ऐसे ऑप्शन में देख लेते हैं। अगर 2 मीटर का देखना है मुझे, वस्तु की जो ऊंचाई है वो 2 मीटर बोल रहा है क्वेश्चन में, तो मुझे इसका पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो मुझे मिनिमम कितनी लेंथ लेनी पड़ेगी मिरर की? 1 मीटर। इसे हाफ लेनी पड़ेगी, तब भी मैं उस की क्या देख सकूंगी? पूरी इमेज देख सकूंगी उस ऑब्जेक्ट की। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो राइट हो जाएगा। अब हमसे पूछा है साउंड ट्रांसमिशन टेक प्लेस इन, मतलब जो ध्वनि का संचरण होता है ना वो कैसे होता है, कौन सी वेव के फॉर्म में होता है? तो इसका जाएगा अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि ध्वनि में ध्यान है ना, तो अनुदैर्ध्य में भी ध्यान आएगा। तो अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग के रूप में क्या होता है? ध्वनि का संचरण होता है। उसके बाद में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस है? हरित गृह गैस यानी ग्रीन हाउस गैस पूछे, तो इसमें भी ध्यान रखना। एक तो आती है CO2, CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड N2O, यानी नाइट्रोजन की ऑक्साइड। ये जो 4 गैसें होती है ना, और जलवाष्प भी बोल सकते हो यानी वाटर वेपर, ये सारी मिलके क्या बनाती है? ग्रीन हाउस गैस बनाती है। तो ऑप्शन देख लो कौन सा पूछा है। तो यहाँ पे क्या मिलता है? नाइट्रस ऑक्साइड मिला है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, तो यही चला जाएगा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये नहीं आएगा। ये जो मेन गैसें मैंने लिखी है ना, ये क्या होती है? हरित गृह गैसें होती है। आपको ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन आया है। अपने को यहाँ पे क्या करना है? फॉर्मूला बनाना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीट में। अमोनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र है। अमोनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला देखना अपने को कैसे बनेगा। इसमें हमें क्या करना होता है कि अमोनियम पूछे है ना, तो पहले अमोनियम लिख लो। इसका फॉर्मूला क्या होगा? NH4+। नाइट्राइड क्या होता है? N-3। अब इनको क्या करना होता है? क्रॉस करना होता है। क्रॉस करना होता है तो यानी 3 यहाँ पे चला जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। तब इसको कैसे लिखूंगी? NH4 की थ्राइस, और क्या आ जाएगा? N आ जाएगा मेरे पास। इनको क्रॉस करना होता है, ये ध्यान रखना। तो NH4 की थ्राइस और N, तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अमोनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? NH4 की थ्राइस और साथ में N आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? मतलब हमसे प्रोडक्ट पूछा है। वैज्ञानिक अभिव्यक्ति यानी साइंटिफिक एटीट्यूड, परिकल्पना बनाना यानी हाइपोथेसिस, वैज्ञानिक नियम या प्रयोग करना। तो वैज्ञानिक नियम, अगर कोई नियम दिया है किसी साइंटिस्ट ने, तो वो उसका विज्ञान का उत्पाद आएगा। पहले उसने उसको प्रयोग करके देखा होगा। जैसे न्यूटन ने नियम दे रखे हैं ना अपने, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तो वो नियम जो है वो उत्पाद ही हैं विज्ञान के, जिनको हम अपनी ज़िंदगी में वो अप्लाई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विज्ञान की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत, क्वेश्चन यहाँ से देखना है, निदान के उपरांत शिक्षण में किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए? तो निदान के बाद में हम क्या करेंगे? उपचार। निदान में हमने क्या कर लिया? बच्चे की समस्या पता लगा ली कि बच्चे को समस्या क्या है। अब जब समस्या पता चलेगी तो उसको उपचार करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा? उपचारात्मक शिक्षण। पहले क्या करेंगे? डायग्नोस करेंगे, देन उसके बाद में हम क्या देंगे? रेमेडियल टीचिंग देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं।
द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल इज, मादा मानव निषेचन स्थल है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फैलोपियन ट्यूब। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन का प्रकार है। बीजाणुक जनन, बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन, मल्टीपल फिजन यानी बहुविखंडन, या बडिंग मुकुलन। तो इसका ऑप्शन जाएगा डी। हाइड्रा कुछ ऐसा सा होता है, देखा होगा आपने। ये करते हैं यहाँ पे एक छोटी सी बर्ड बना लेते हैं, फिर उसके बाद में क्या होती है, ये बर्ड जो है ना वो इससे, ये हाइड्रा तो ये ऐसे है और ये बड़ी से अलग हो जाएगी और खुद एक नया हाइड्रा बना लेगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो बर्ड बनी है ना इसे बोलते हैं बर्ड, यानी ये क्या बनी है? मुकुल बनी है। तो इससे इसने क्या किया? अलैंगिक जनन किया, तो इसे क्या बोलेंगे? मुकुलन बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? द्विविखंडन से किस में होता है? अमीबा में होता है। अमीबा क्या होता है? दो टुकड़ों में टूट जाते हैं और दोनों टुकड़े एक नया अमीबा बना लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि हाइड्रा में किससे होता है? मुकुलन से। अब आगे हमसे पूछा है द टर्म हॉटस्पॉट वाज गिवन बाय, मतलब जो हॉटस्पॉट की टर्म है ना वो किसने दी है? तप्त स्थल शब्द दिया था अर्नेस्ट हैकल ने, एनजी टेंसले ने, रोजेन ने, या फिर नॉर्मन मेयर्स ने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ये हमें ध्यान रखना है अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट शब्द किसने दिया था? ये दिया था नॉर्मन मेयर्स ने। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज। ये क्वेश्चन खुद से आपको ट्राई करना चाहिए कि मैंने सिखाया था कैसे बनेगा। केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज, एल्यूमिनियम पे वैलेंसी कितनी होती है? +3, तो एल्यूमिनियम +3 लिखती है हमने। सल्फेट यानी SO4-2। अब क्या करना है? इनको क्रॉस करना है। तो यहाँ पे तो क्या जाएगा? Al2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा? SO4 की थ्राइस। तो ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा मिल रहा है? Al2 SO4 की थ्राइस। ऑप्शन नंबर सी जो है हाँ सही है। इसमें ना हमें ये पता होना चाहिए कि किस पे कितनी वैलेंसी होती है, तभी हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं एल्यूमिनियम +3 की फॉर्म में होता है तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखते हैं। द मेटल हैविंग लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग द फॉलोइंग इज गैलियम, बिस्मिथ, एंटीमनी, आर्सेनिक। मतलब सबसे कम गलनांक वाली धातु कौन सी है? इसका आंसर जाएगा गैलियम। गैलियम जो होता है ना, अगर हम उसे अपनी हथेली पे भी रखते हैं ना तो वो पिघलने लग जाता है। तो गैलियम को शो करते हैं Ga से, और इसका आंसर क्या जाएगा? इसका प्रतीक होता है Ga, हमें ध्यान रखना है। तो इसका आंसर जाएगा गैलियम, सबसे कम गलनांक। अगर हम देखें तो बिस्मिथ का आ जाएगा Bi, एंटीमनी का आ जाएगा Sb, और आर्सेनिक आ जाएगा As। तो हमें ध्यान रखना है, इनके प्रतीक भी पूछे जाते हैं आपसे पेपर में कि बिस्मिथ का Bi, आर्सेनिक का As, एंटीमनी का Sb। ये तो पेपर में आया भी है पहले, एंटीमनी का प्रतीक पूछा हुआ आपसे। और इसमें हमसे पूछा कम गलनांक वाली धातु, अगर यहाँ पे ये प्रतीक लिख के देता तो हम कर सकते हैं कि गैलियम। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड बना सकते हैं इसको प्रतीक लिख के। अब ये आ गया सूचक। हमसे पूछा गया फिनोफ्थलीन का सूचक क्षारीय माध्यम में, कलर ऑफ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर इन एल्कलाइन मीडियम। तो इसका आंसर जाएगा पिंक। ये हमें सीधा याद होना चाहिए कि जो फिनोफ्थलीन है ना वो अम्ल में तो कोई रंग नहीं देता, अम्ल में तो कैसा होगा? रंगहीन होगा। और हमसे पूछा है क्षार में, तो क्षार में कैसा होता है? गुलाबी होता है। आप और ये एक बात और ध्यान रखनी, ये ना संश्लेषित सूचक है, यानी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, नेचुरल नहीं है। इसे हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। और आप हल्दी का भी याद रख सकते हो, कई बार कपड़ों पे दाग लग जाता है ना हल्दी का, सब्जी वगैरह खाते हैं तो हल्दी जो होती है ना, अगर उसको अमल में डालेंगे ना तो उसका रंग पीला ही रहेगा। पर जब हम उसे साबुन से वॉश करते हैं तो वो क्या हो जाती है? लाल रंग की हो जाती है ना। तो साबुन क्या होती है? एक क्षार होती है, तो जब वो क्षार के कांटेक्ट में आती है तो वो लाल हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना कि हल्दी अमल के साथ में तो पीला ही रंग देती है और क्षार के साथ में लाल रंग देती है। और फिनोफ्थलीन का हमने देख लिया, क्षार में तो आएगा गुलाबी रंग और अम्ल में कैसा होता है? रंगहीन होता है। और ये भी ध्यान रखना, फिनोफ्थलीन एक संश्लेषित सूचक है, यानी सिंथेटिक इंडिकेटर है जिसको लेबोरेटरी में हमने बनाया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक फाइबर्स इज अ पॉलीमर ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल एंड टरथेलिक एसिड। हमसे क्या पूछ रही है? एथिलीन ग्लाइकोल और टरथेलिक एसिड का पॉलीमर कौन सा है? तो इसका हमें ध्यान रखना है, इसका पॉलीमर होता है डेक्रोन, या फिर जिसे टेरिलिन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ये एक बार ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए कि डेक्रोन का मोनोमर क्या है, उसकी एक इकाई क्या है। तो हमें ध्यान रखना है कि एथिलीन ग्लाइकोल और टरथेलिक एसिड जो है वो किसकी इकाई है? डेक्रोन की इकाई है। तो इसको उल्टा भी पूछ सकता है, तो हमें दोनों बातें पता होनी चाहिए। हमें ध्यान रखना, रेयोन जो होता है ना वो अर्ध संश्लेषित होता है, यानी सेमी सिंथेटिक होता है। रेयोन को किससे बनाते हैं हम? सेलुलोज से बनाते हैं। मतलब हमें सेलुलोज प्रकृति से मिल गया,
हमें नेचर से सेलुलोज मिल गया, फिर हमने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दी है, फिर हमने उससे क्या बना लिया, रेयन बना लिया। तो रेयन के बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेमी सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, तो उसका आंसर जाएगा रेयन। पर यहाँ पे हमसे क्या पूछा, डेक्रोन। तो डेक्रोन एथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिकमल से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आई क्या। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उससे उल्टा पूछ लिया। कृत्रिम रेशा डेक्रोन बनाने में प्रयुक्त होते हैं, मतलब डेक्रोन की मोनोमर इकाई पूछ ली, तो एथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिकमल, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अभी हमसे पूछे एंटा एसिड, मतलब जब हमें एसिडिटी हो जाती है हमारे पेट में तो हम एंटा एसिड के रूप में क्या लेते हैं। अमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल है। एंटा एसिड सब्सटेंस यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी इन स्टमक इज। जब हमारे स्टमक में एसिडिटी हो गई तो इसका एग्जाम याद रखना, हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ना देख के अगर वो हमसे दे देता MgOH की होल ट्वाइस, तो इसका आंसर यही होता, क्योंकि यही तो सेम बात है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और MgOH की होल ट्वाइस दोनों सेम ही बात है, इसे बोलते हैं एंटा एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी से ही हो जाएगा, एंटा एसिड। आगे देखते हैं, कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है, तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, एंथ्रेसाइट। इसको तो डायरेक्ट याद रखना आपको कि जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा होती है एंथ्रेसाइट में और सबसे कम होती है पीट में। तो दोनों ही पूछ सकते हैं, सबसे ज्यादा पूछ लिया तो हो सकता है सबसे कम पूछ ले, तो सबसे कम क्या आ जाएगा, पीट, और सबसे ज्यादा जो आ जाएगा मैक्सिमम परसेंट होता है कार्बन का, एंथ्रेसाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आउटपुट उपकरण है, मतलब हमसे क्या पूछा, आउटपुट डिवाइस पूछा है। MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इनके फुल फॉर्म में पूछी जा सकती है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, और VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाम से दिख रहा है, देखो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मतलब हमें क्या कर रहा है, वो चीज़ दिखा रही है, डिस्प्ले हो रही है, हमें दिख रही है डिस्प्ले पे वो चीज़, तो इसका आंसर क्या जाएगा, डी। आउटपुट में मतलब हमें दिखाई दे, और इनपुट जो हम कंप्यूटर को देते हैं, तो आउटपुट और इनपुट के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ये मैंने आपको पहले बताया था। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट कोच ने, या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। पेनिसिलिन जो है फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है, जिसको एक फंगस से खोजा गया था, पेनिसिलियम नोटेटम से, जिसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट हो जाएगा। अगर रॉबर्ट हुक के बारे में पूछ लेता तो हमें ध्यान रखना है कि इसने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था, और एडवर्ड जेनर ने पहला टिक्का लगाया था। फर्स्ट वैक्सीन किसने लगाई थी, एडवर्ड जेनर ने। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर यहाँ पे। आगे देखते हैं, प्रयोगशाला विधि यानी लेबोरेटरी मेथड किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, देखकर सीखना, लर्निंग बाय सीइंग, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय रूट, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यह जी करके सीखना, अगर अपने बच्चे को प्रयोगशाला में लेके जाएंगे तो उसे वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करवाएंगे तो उससे बच्चा सीखेगा, तो उसमें बच्चा खुद कार्य करके सीख रहे हैं ना। तो प्रयोगशाला विधि कौन से सिद्धांत पे आधारित होगी, कौन से प्रिंसिपल पे बेस होगी, लर्निंग बाय डूइंग पे बेस होगी। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा है सिंथेटिक फाइबर अमंग द फॉलोइंग इज, मतलब कौन सा सिंथेटिक फाइबर है, नाइलॉन, ऊन, कपास या रेशम। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइलॉन। ऊन हमें मिलती है भेड़ों से, तो ये एक सिंथेटिक नहीं है, ये एक नेचुरल फाइबर है। कपास मिलता है हमें बीजों से, मतलब कपास की फसल उगाते हैं हम। रेशम हमें किससे मिलती है, सेरिकल्चर करते हैं हम इसके लिए, रेशम के कीड़ों से मिलती है हमें। और नाइलॉन जो है वो एक सिंथेटिक फाइबर है, यानी इसे हम मतलब लेबोरेटरी में बनाते हैं, लैब में बनाते हैं, मैन मेड फाइबर है ये। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाइलॉन इसका आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं, अभी देखो प्रतीक आगे, मतलब पोटेशियम का प्रतीक क्या है। अब पोटेशियम को सोच के बच्चे सोचेंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पी, पर ये रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा के। पोटेशियम का प्रतीक क्या है, के। पी जो होता है ना वो फॉस्फोरस का होता है, पीटी प्लेटिनम का होता है, और पी होता है पोलेनियम का। पर हमसे पूछा क्या पोटेशियम का, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो सही हो जाएगा कि पोटेशियम एलिमेंट का सिंबल क्या है, पोटेशियम का है के, और फॉस्फोरस का है पी, ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर से हमें क्या आ गया, फॉर्मूला बनाना है इसमें। अब फॉर्मूला बनाना है तो हमें पता होना चाहिए इनकी वैलेंसी क्या होगी। किसका पूछे है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। एल्यूमिनियम पे क्या होता है +3, नाइट्रेट पे होता है NO3-,
तो अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे NO3 - 1 मतलब, तो AlNO3 की होल थ्राइस इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। AlNO3 की होल थ्राइस एल्यूमिनियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? कौन सा मेथड पूछ रहे हैं हमसे? निष्पावन विधि यानी विनोविंग मेथड। इसमें ना क्या करते हैं, जो भूसा होता है ना, जैसे मान लो आपने कई बार देखा होगा घरों में कि घर पे अगर अपने लेके आते हैं, कोई अनाज लेके आते हैं तो उसमें भूसा मिला होता है, तो कई बार क्या करते हैं अपने उससे पंखे के आगे कर देते हैं, तो उससे भूसा तो अलग हो जाता है क्योंकि वो हल्का होता है, और जो हमारे अनाज होता है वो नीचे रह जाता है। तो बस वही मेथड होता है, उसी बोलते हैं विनोविंग मेथड, कि भूसे को तो उड़ा दिया हमने और जो हमारा अनाज है उसको रख लिया। अब जैसे मिट्टी और पानी का मिश्रण है, अगर इसमें पानी में मान लो अपने मिट्टी डाल दी, फिर उसको कुछ देर के लिए रख दिया, तो उसमें क्या हुआ, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा, तो इसे तो बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस। तो हमसे क्या पूछा है, ये विनोविंग मेथड पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देन आगे देखते हैं, अब फिर वापस से किस पे आ गया, इंडिकेटर पे आ गया। इसमें हमसे क्या पूछा है, सिंथेटिक इंडिकेटर पूछा है, यानी जो मैन मेड है, जिसको हमने बनाया है। तो लिटमस नहीं है इसका आंसर, हल्दी भी नहीं है, गुड़हल की पंखुड़ियाँ भी नहीं है, इसका क्या जाएगा, फिनोफ्थलीन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, फिनोफ्थलीन जो है वो अमल में तो कैसा होता है, रंगहीन होता है, मतलब कोई कलर नहीं आता उसका, बट जब हम उसको क्षार में डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, पिंक, यानी गुलाबी कलर का हो जाएगा। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्स इज द गिवन डायग्राम इज। इस डायग्राम में हमें क्या दिया है, वैल्यू दी है, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये ना परावर्तन पे बेस्ड है, प्लेन मिरर पे एक इंसिडेंट रे आ रही है और रिफ्लेक्शन हो रहा है, और एक रिफ्लेक्टर रे जा रही है। ये क्या अभिलंब यानी नॉर्मल, इन दोनों के बीच में 30 डिग्री एंगल बने ना, इसको हम बोल देते हैं आई। तो जो आर बनेगा यानी जो एक्स बनेगा वो भी 30 डिग्री होगा। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण यानी इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टिंग एंगल क्या होता है, सेम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आज हम इतने क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।